अभी तक हम लोग एरर को पढ़ रहे थे और हम लोग ये देख रहे थे कि एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एरर क्यों होता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों को कुछ ऐसा डिवाइस बनाना है ताकि एरर को कम से कम किया जा सके। तो हम लोगों को सिलेबस में दो डिवाइस पढ़ना है, एक पढ़ना है वर्नियर कैलिपर और एक पढ़ना है स्क्रू गेज। ठीक है, और भी बहुत सारा होता है लेकिन हम लोगों को दो ही पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से जी बहुत सवाल नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है, आईआईटी में भी आता है। ठीक है, तो उसको पूरा फील कर करके पढ़ेंगे और वो फीलिंग तभी देगा आपको जब उसमें यूज होने वाला टर्म लिस्ट काउंट जो है ना वो आपको फील हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिस्ट काउंट को फील कराने का आपको प्रयास करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो फिर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में कुछ है नहीं, वो यूजुअली डील हो जाता है। ठीक है, और आईआईटी का सवाल हो गया, नीट का सवाल हो गया, जेईई का सवाल हो गया, सब तुरंत बनेगा। एक चीज और बता दें, ये लेवल 1 चल रहा है। ठीक है, तो बाकी टॉपिक में हम क्या किए हैं कि लेवल 1 के ही लेवल को हम टच किए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा ज्यादा इसलिए करके बता देंगे कि थोड़ा सा ज्यादा होगा ना तो क्या है कि आईआईटी वगैरह वाला जो सवाल है ना वो तुरंत भेजा जाएगा। ठीक है, तो पहले समझिएगा, तो लिस्ट काउंट क्या है, तो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट है जो कि उस डिवाइस के द्वारा किया जाएगा। किसी भी डिवाइस के द्वारा जो मिनिमम मेजरमेंट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट काउंट जिसका कम रहेगा इसका मतलब वो छोटा मेजरमेंट को भी कर लेगा, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। लिस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, मिनिमम मेजरमेंट जो वो कर सकता है एक्यूरेटली। अरे बोलो यार, तो ये बात आपको समझ में आया ना कि लिस्ट काउंट कम है, इसका मतलब मिनिमम मेजरमेंट वो जो करेगा उसका वैल्यू कम होगा। तो जितना कम मेजरमेंट आप कर लीजिएगा उतना ही ज्यादा ना अच्छा मशीन होगा जी। बोलो यार, तो वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए, अब इसमें दिया हुआ है कि ये सेंटीमीटर वाला स्केल है। ठीक है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है और 0 1 को 10 भाग में बांट दिया है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि एक गैप का वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है तो हम तो बता सकते हैं कितना है। इससे कम रहेगा ऑब्जेक्ट का लेंथ तो बता सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट का लेंथ मान लो कि इतना ही रहेगा तो तुम बता सकते हो। मिनिमम कितना लेंथ तुम नाप सकते हो, तो जितना मिनिमम गैप इसमें रहेगा। तो मिनिमम गैप इसमें कितना है, तो 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांट दिया है तो इतना गैप है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो इतना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर को 50 भाग में तोड़ देता तो एक मिनिमम गैप जो होगा उतना ही ना तुम लेंथ नाप सकते हो। अरे बोलो यार, तो कितना हो जाता, तो 1 सेंटीमीटर बाई 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है ये तो समझ में आ गया होगा। अगर जो 1 सेंटीमीटर को 11 पार्ट में वो बांट दे तब तो जो ये मिनिमम गैप होगा उतना ही तुम नाप सकते हो। इससे कम लेंथ का अगर जो तुम कर दोगे किसी चीज को तो वो तो क्या होगा कि बीच में ना फंस जाएगा। समझ में आ रहा है? वो हम पहले भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो इसमें लिस्ट काउंट कितना होगा बताओ तो जितना रहेगा लेंथ उसको जय भाग में तुम बांटे होगे तो एक भाग को तुम बोलोगे लिस्ट काउंट तो 1/11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो खाली नंबरिंग दिए हैं कि इसका वैल्यू 1/11 होगा, इसका वैल्यू 1/11 × 2 होगा, इसका वैल्यू 1/11 × 3 होगा, तो चलते रहेगा वो तो नंबरिंग। तो लिस्ट काउंट इसका इतना हो गया। अच्छा, ये समझिएगा कि मान लो कि कोई मशीन है जिसमें क्या है ना कि कोई चीज सर्किल में है और सर्किल पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके लिखा हुआ। ठीक है, तो 14 तक लिखा हुआ है। जितना लिखा हुआ रहेगा ना उससे एक ज्यादा उसमें क्या होता है कि डिवीजन होता है। अरे डिवीजन बोलेगा इसमें 15 तो 15 डिवीजन हो गया, लेकिन 0 से स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 14 आएगा ना जी। तो तुम ये बोल सकते हो कि 0 जहां पर है ना
ऐसा समझना है आपको। तो इसमें मान लो कि 15 डिवीजन है, बार बार क्यों बोल रहे हैं, तुम क्या कहोगे कि सर इसमें तो लिखा है 14 है, सर्किल वाला में जितना लिखा हुआ रहेगा ना तुमको समझ जाना है कि एक ज्यादा डिवीजन है, तो उसमें काउंट करोगे तो आ जाएगा, समझ रहा है। तो इसमें 15 डिवीजन, ठीक है। और ये है कि जब इसको एक बार तुम घुमाओगे ना, स्क्रू वगैरह कैसे होता है, तो एक बार घुमाओगे तो कुछ लेंथ वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। पूरा घुमा दोगे, कंप्लीट रोटेशन करोगे तो एक आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग मिनिमम जितना लेंथ नाप लेंगे, हम बोलेंगे कि इसका लिस्ट काउंट वही है। तो समझिएगा, एक रोटेशन जब होगा तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, तो हम लोग इसको मिनिमम कितना रोटेट कर सकते हैं, तो एक डिवीजन के बराबर रोटेट कर सकते हैं। अरे एक डिवीजन से कम भी तुम रोटेट करोगे लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कि कितना रोटेशन हुआ है, कितना डिवीजन का हुआ है। जैसे कि इसमें आधा डिवीजन का रोटेशन तुम कर सकते हो लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कि आधे का हुआ है कि उससे ज्यादा का हुआ, उससे कम का हुआ। समझ में आया। तो एक्चुअली में डिवीजन क्या बताता है कि पहले यहाँ 0 था, अब तुम घुमाए तो जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा कि 0.6, 0.7, 0.8 उन्हें ना पता चल पाएगा। पहुंचा बात की नहीं। अरे यहाँ 0 लिखल, यहाँ 1 लिखल है, तो बीच में 0.1, 0.2, 0.3 नहीं ना लिखल है जी। तो तुम इसको अगर एक डिवीजन से भी, हम रोटेशन नहीं बोल रहे, एक डिवीजन बोल रहे, एक डिवीजन से कम अगर तुम घुमाओगे तुमको पता ही नहीं चल पाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मिनिमम तुमको कितना पता चलेगा कि हम घुमाए एक डिवीजन, तो एक डिवीजन घुमाने से जितना ही आगे बढ़ेगा इसका मतलब मिनिमम उतनी लेंथ तुम नाप सकते हो। नाप किसको रहे हो, इसको नाप रहे हो ना, इसको तुम देख सकते हो कि हाँ एक डिवीजन घूम गए। अरे बोलो यार, 1.5 डिवीजन इसको घुमा सकते हो तुम क्या ना, या तो एक डिवीजन या तो 2 डिवीजन, 1.5 डिवीजन तुम घुमा सकते हो लेकिन तुमको पता नहीं चल पाएगा, तुमको डाउट रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मिनिमम एक डिवीजन के गैप को देखोगे तब एक डिवीजन के हिसाब से जितना ही बढ़ेगा इसका मतलब मिनिमम उतने लेंथ के बारे में तुम बता सकते हो। तो इसमें यूनिटरी मेथड तुम लगा लोगे कि पूरा घूमता मतलब क्या होता, 15 डिवीजन घूमता, तो 15 डिवीजन घूमेगा तो 2 मिलीमीटर है जो कि आगे बढ़ेगा। तो अगर एक डिवीजन घूमेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, तो 2/15 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। इससे कम तुम नाप सकते हो क्या, नहीं। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। लिस्ट काउंट का मतलब हो गया कि मिनिमम कितना लेंथ तुम नाप सकते हो, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुमको जो लाइनियां है ना वो दिख जाए। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि इसमें तो 0.1 से कम लेंथ का रहेगा तो तुमको पता चलेगा कि 0.1 से कम है, लेकिन कितना है इसमें तुमको डायलेमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि इसमें 0-1 के बीच में भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करता, तो फिर 0.1 12 हमको पकड़ा देता कि 0 से 0.1 गया। तो जो भी लिखले रहेगा ना आपको समझ आ रहा, उसका मिनिमम आपको एक गैप लेना पड़ेगा। बोलो यार। अब देखना इसी में सवाल को बदल क्या दे सकता है कि मान लो कि कोई बूढ़ा आदमी है या फिर मान लो कोई आदमी है जिसका हाथ कांपता है, तो वो इसको रोटेट करेगा तो उसका हाथ कांप रहा है, उसको कम रोटेशन उससे हो ही नहीं पाता है। मैं थोड़ा करना चाहता है तो 2 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक रोटेशन हो ही नहीं पाता है उससे। तब समझ में आया कि उसके लिए लिस्ट काउंट इतना नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जो है वो एक घुमा ही नहीं पाता है। तो जब भी घूमेगा तो मिनिमम 2 घुमा देगा, तो मिनिमम 2 घुमा देगा तो उसके हिसाब से जो लेंथ आएगा आगे बढ़ेगा वो लिस्ट काउंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है। जैसे कि इस ढंग का क्वेश्चन अभी तक कोई एग्जाम सेट नहीं किया लेकिन वो करने करेगा, क्योंकि आप टारगेट में आप जान रहे होंगे ये वाला बात चल रहा है स्क्रू गोज का। दिमाग में आ रहा है ना, तो पूरा फिनिंग हम करा देंगे। तो स्क्रू गोज में किसी दिन कर दे सकता है, 50 डिवीजन है जो कि उसमें दिया हुआ। अब बोल रहा है कोई आदमी है
वो घुमाता है, जो भी बोला जाए एक आदमी है या कुछ भी है, ठीक है, तो घुमाता है तो मिनिमम वो 3 डिवीजन घुमा पाता है, उससे कम उससे हो ही नहीं पाता। अरे हाथ थरथरा रहा है तो थोड़ा सा जिसका एकदम अच्छा है वो ना धीरे धीरे करेगा, जिसका हाथ थरथरा रहा है थोड़ा सा करेगा, ज्यादा हो जाएगा, बात बता रहे। तो उस समय में जब बच्चा याद किए हुए रहता है ना जी कि पीच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? एक्चुअली में जब तक नहीं बोलता है कि ये माना जाता है कि आदमी नॉर्मल है, तो क्या है कि एक डिवीजन को घुमा सकता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अभी बस हम खाली एक बार फीलिंग दे रहे हैं, फिर तो क्या होगा कि ये बता देंगे कि टू द पॉइंट ये याद रखो तो सवाल बन जाएगा। लेकिन इसमें सवाल को टिल्ट भी करता है, तो खाली फॉर्मूला याद रखोगे तो 90% सवाल तो इससे भी बनेगा, लेकिन वो 10% सवाल में फंसा लेगा तुमको। हम नहीं चाहते हैं कि तुम फंसो। क्लियर हो गया ना? लिस्ट काउंट का मतलब क्या हम लोग समझे? मिनिमम जितना आप नाप सकते हैं। मिनिमम कितना नापिएगा तो एक डिवीजन के बराबर आप कैसे समझिए, इसका एक डिवीजन, इसका एक डिवीजन। इसमें क्या है कि इसका एक डिवीजन, लेकिन ये तो लेंथ है नहीं, ये तो घूमने वाला ना कर रहा है, तो इसके कारण जो आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? वही लिस्ट काउंट। अब थोड़ा सा बात आप समझिएगा, ये वाला जो हम बताने जा रहे हैं कि अभी तक हम लोग एक एक का देख रहे थे। अब अगर हम 2 स्केल को मिलाएं, पहले मेजरमेंट कर रहे थे एक स्केल से, अब क्या है कि अगर 2 स्केल से मेजरमेंट करें तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हम पहले आपको एक फिजिकल लाइफ का क्या करते हैं कि एग्जांपल देते हैं। किसी देश में केवल 2 रुपया का सिक्का चल रहा है, मान लो किसी देश में क्या है, केवल 2 रुपया का सिक्का चल रहा है, मिनिमम 2 रुपया का सिक्का चल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और वही सब लोग मिनिमम 2 रुपया का सिक्का चल रहा है, कंटिन्यूअसली 2 वाला ही है, ठीक है? तो 1 रुपया का काम उस देश में हो सकता है क्या? मिनिमम हम नहीं बोल रहे, मिनिमम 2 रुपया तो है ही है, साथ ही साथ 2 रुपया के अलावा कोई सिक्के नहीं हुआ, तो 1 रुपया वाला काम वहां नहीं हो पाएगा, सिक्का को तोड़ नहीं देगा। अरे बोलो यार। फिर किसी देश में केवल 3 रुपया का सिक्का चल रहा है, तो वहां पर 2 रुपया वाला काम हो पाएगा क्या? 1 रुपया वाला काम हो पाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर किसी देश में या उसी देश में 2 रुपया और 3 रुपया दोनों का सिक्का चल रहा है, तो 1 रुपया का काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा। ये आपको साफ पता चल रहा है। केवल 2 रुपया का सिक्का है तो 1 रुपया वाला काम नहीं होगा, क्योंकि सिक्का को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी नहीं कहा ना कि 2 रुपया में 2 चॉकलेट देने लगेगा तो 1 रुपया में 1 चॉकलेट होगा, उस ढंग का बात नहीं चल रहा है। समझ रहा है कि नहीं? तो 2 रुपया केवल 2 रुपया रहेगा तो 1 रुपया का काम नहीं हो सकता है। अरे कितना भी रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 10 कितना भी रहेगा, अगर केवल वही रहेगा तो उससे कम का काम नहीं हो सकता है एक्यूरेटली। बोलो यार, अंदाजा तुम लगा सकते हो कि 4 इतना है तो 2 इतना होगा, लेकिन एक्यूरेटली तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर जो तुम 2 और 3 को मिला दो, ये समझ आ रहा है कि ओनली 2 रुपीज होगा, तब तो तुम लिस्ट काउंट कितना बोलोगे? 2 रुपीज बोलोगे, तो उससे कम एग्जैक्ट तुम नहीं कर सकते हो काम। आधा कोना करोगे लेकिन तुम चलेगा रैंडमली। ओनली 3 रुपीज अगर किसी देश में चलेगा तो मिनिमम कितना का काम होगा? 3 रुपए का काम होगा। बोलो यार। लेकिन अगर जो ये दोनों किसी देश में चलने लगेगा तो 1 रुपया वाला भी काम एग्जैक्टली होने लगेगा। यस सर। तब तो तुम समझ गए होगा कि इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 रुपीज। बोलो यार। यस सर। तब तो तुम अच्छा लिस्ट काउंट हो गया कम, इसका मतलब ज्यादा अच्छा हुआ कि कम अच्छा हुआ? ज्यादा अच्छा, क्योंकि कम को भी अब तुम नापने लगे। बोलो यार। तो साइंटिस्ट के दिमाग में यह बात गया होगा कि एक स्केल से मेजरमेंट करने से बेहतर है कि 2 स्केल को मिला करके करें, तो
तो ज्यादा मतलब प्रिसाइज रिजल्ट देगा। अरे बोलो यार। तो इसके बाद जो भी आप पढ़ने वाले हैं स्केल, वर्नियर कैलिपर स्केल पढ़िएगा या स्क्रू गेज स्केल पढ़िएगा, तो उसमें देखिए कि 2 स्केल को ज्वाइंट किया गया है। रीजन समझ में आ रहा है ना? का है कोई दिक्कत लग रहा है? और लिस्ट काउंट कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा? तो लिस्ट काउंट ऑफ लार्जर वाला माइनस लिस्ट काउंट ऑफ स्मॉलर वाला। एक बात हम बोल दे रहे हैं, लिस्ट काउंट में तुम पढ़ते होगे ना 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर कैलिपर डिवीजन। अरे बोलो यार। तो उसमें होता क्या है ना कि मेन स्केल डिवीजन जो होता है, चूंकि टारगेट में हो इसलिए हम सब चर्चा कर रहे हैं, मेन स्केल वाला बड़ा रहता है, वर्नियर कैलिपर वाला क्या रहता है? छोटा रहता है। तो उसको तुम घटा करके निकालते हो। ये समझ में आया कि लिस्ट काउंट में काहे तुम मेन स्केल माइनस 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर कैलिपर वाला करते हो? बोलो यार। अगर किसी दिन, जैसे आईआईटी में कोई सवाल पूछा है, अगर किसी दिन वर्नियर कैलिपर का गैप ज्यादा दे देगा और मेन स्केल वाला कम दे देगा, फिर भी लिस्ट काउंट एक वर्नियर कैलिपर वाला का गैप माइनस एक मेन स्केल वाला का गैप होगा कि नहीं होगा? लिस्ट काउंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात तुम ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? बोलो जी। तो ये आगे आप पढ़िएगा कि जब 2 को मिलाते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर में, तो वहां पड़ता है कि लिस्ट काउंट कितना है? तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर कैलिपर डिवीजन। ये समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है वहां पर? तो ये तो हम आपको फिजिकल एग्जांपल दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। नॉर्मल लाइफ वाला पता चल जाता है कि 3 रुपया का दोगे तो 1 रुपया का सामान दिया, 2 रुपया लौटा दिया। एक बात बता रहे, एग्जैक्टली काम हो गया। ऐसे अगर डायग्राम के हिसाब से देखोगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाएं ताकि क्लियर हो। तो इसका लिस्ट काउंट था इतना, माने इससे कम लेंथ को नहीं नाप सकता था, यहाँ 1/10 सेंटीमीटर, तो इससे कम वाले को नहीं नाप सकता था। और तुम कुछ को रखते अब आ जाता यहाँ पर, भाई बात समझना, तुम किसी चीज को यहाँ 0 पर रखते और लेंथ आ जाता इतना, तुमको पता चलता कि इससे कम है, लेकिन कहां पर ही नहीं पता चलता। तो इस स्केल के हिसाब से मिनिमम इतना तुम नाप सकते थे और इस स्केल के हिसाब से मिनिमम इतना तुम नाप सकते थे। तो अब इस दोनों को मिला दोगे तब तो तुम इतना भी तो नाप ले सकते हो, नहीं नाप सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला दोगे तो इसका वाला लाइन यहाँ पर और इसका वाला लाइन यहाँ पर है, तो किसी भी चीज का लेंथ इसके लाइन से इसके लाइन पर जाएगा तो एग्जैक्ट ना लाइन पर लाइन गिरा है। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट का मीनिंग है तुम किसी को नापना स्टार्ट किए, जैसे कि यहाँ देखो, किसी को नापना स्टार्ट किए तो 0 पर रखे और ये वाला इंड एग्जैक्ट पर गिर गया, तुम नाप लिए। एग्जैक्ट पर नहीं गिरा तब तुम नहीं नाप पाओगे। अरे बोलो यार। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि रेड है, हालांकि पहले भी हम बताए हैं, तो ये 0.4 और 0.5 के बीच में गिरा। मेरे कहने का क्या है कि ये इस लाइन पर जहां पर वो इंडिकेट किया गया है ना, उस पर नहीं गिरा, मेरा डायलेमा हो गया। तो दिक्कत लग रहा है यहां पर समझ में आया कि ये नहीं नाप सकता था इतना लेंथ को। समझ आ रहा है ना जी? ये वाला इतना लेंथ को नहीं नाप सकता, नापेगा तभी जब लाइन लाइन पर बात चले। तो 0 दोनों का यहाँ पर है, ठीक है? तो इसका ये लाइन था, तो इससे कम वाले को नापता तो यहाँ पर पहुंच नहीं पाता। इसमें ये लाइन था तो इससे कम वाला को करता था, पता नहीं चलता, लेकिन ये दोनों का सटाव के समझ में आया कि ये कोई इसका लाइन हो गया। अरे बोलो यार। ये कोई इसका लाइन हो गया, तो 2 लाइन तुमको दिख गया, तुम तो उसको मेजर कर ना सकते हो जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो दिमाग नहीं भी काम करे तो लिस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन, तो लिस्ट काउंट एक का माइनस लिस्ट काउंट दूसरे वाला का, जो ज्यादा रहेगा उसमें से छोटा वाला को घटा दोगे। लिस्ट काउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तुमको समझ रहा है। तो इस ढंग से भी तुम सोच सकते हो, लेकिन फीलिंग रख लो, क्वेश्चन बनाना याद करते थे।
कोई दिक्कत लग रहा है लिस्ट काउंट वाला में? ये समझ में आया कि आगे जो पढ़ोगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वो क्यों लिस्ट काउंट कहलाता है? ओवरऑल आगे करके सवाल बनाना है, इस ढंग से देगा तो आपको फीलिंग रहना चाहिए। देखो वहां पर क्या है ना कि तुम जो रट कर करके जाओगे तो नॉर्मल सवाल वैसे ही आता है, लेकिन उसमें कुछ छेड़छाड़ भी कर देता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ऐसा ही कर सकते हो, तो रेस्ट्रिक्शन ने डाल दिया। आप समझ लो कि सवाल को बदल दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि इसी में बोल देगा कि मेन स्केल है जिसमें इसको 10 भाग में बांटा गया है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि बीच वाला जो पार्ट है ना, माने 2 के बीच का एक वो गायब है हर जगह पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। अरे 10 भाग में जिस तरह बोलेगा कि हर अल्टरनेट पर वो मिटाया हुआ टाइप का लग रहा है, इसका मतलब समझे क्या बोले कि तुम उसका यूज नहीं कर सकते हो नापने में। इसका मतलब समझे कि 10 भाग से लिस्ट काउंट नहीं निकलेगा, जय भाग है वो अपने से लिस्ट काउंट निकलेगा, तो कुछ भी इधर उधर कर सकता है। इसको फील करना देगा वर्नियर कैलिपर स्क्रू कोड में कुछ रह नहीं जाएगा, लिस्ट काउंट को ही फील करना होता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू को अच्छा रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि लिस्ट काउंट कम हो जाता है, बस यही उसमें मैंने कंसेप्ट ही समझ आ रहा है कि नहीं? जो भी साइंटिस्ट बनाए हैं इसको, उनके दिमाग में बस यही था कि 2 को मिलाएंगे तो लिस्ट काउंट कम जाएगा। अच्छा, किसी को मिलाने पर लिस्ट काउंट बढ़ जाता तो बेवकूफी हो जाता बात। आप समझ रहे हो? डायरेक्टर भी पूछ सकता है कि 2 स्केल को मिलाने पर लिस्ट काउंट बढ़ जाता है, घट जाता है, बोलो यार। चलो, तो यही समझाना था। बाकी क्या है जी कि चूंकि इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि एरर वाला पार्ट को खत्म करने जा रहे हैं, अब केवल 2 चीज पढ़ना है। कौन? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, तो वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, समझा रहा है? उसको पढ़ करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लास्ट में क्या होगा कि वही परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता दिया जाएगा, तो उसमें भी क्या होगा कि लगभग एरर वाला ही प्रॉपर्टी चलेगा, कुछ चेंज करके किया जाएगा। तो कुछ चीज जो है वो तुमको पता होना चाहिए, तो देख लो एक बार। अच्छा, लिस्ट काउंट को थोड़ा सा और फिल कर देना। बोल देगा कि रड का लेंथ जो है इतना और इतना के बीच में, इसका मतलब क्या होगा उसको पता नहीं चल रहा है कि कितना है, यह है कि इतना और इतना के बीच में है, इसका मतलब रड का जो एंडिंग है वो दोनों लेंथ के बीच में फंसा हुआ है। तो फंसता है कहां पर? तो लिस्ट काउंट के ही जोन में ना फंसेगा। जैसे कि इसका लेंथ 0.4 से ज्यादा है और 0.5 से कम है, इसका मतलब 0.4 और 0.5 के बीच में कोई लाइन नहीं है, लाइन नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो वाला तुम मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। तो कभी भी बोलेगा ना कि रड का लेंथ इतना और इतना के बीच में, तुमको समझ जाना है कि वो लिस्ट काउंट का डाटा दिया। रड में कोई भी चीज होगा, अरे बोलो यार, बॉल का डायमीटर इतना से इतना के बीच में, इसका क्या मतलब हो गया कि तुम नाप नहीं पा रहे हो, तो लिस्ट काउंट निकलता है। ऐसा कर करके ये ध्यान रखिएगा। जैसे बोला रड का लेंथ जो है वो 1.54 सेंटीमीटर और 1.6 के बीच में है, इसका मतलब उस दोनों का गैप निकालोगे तो वही हो जाएगा लिस्ट काउंट। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये सब आपको पहले से पता रहना चाहिए। क्वेश्चन देगा ना वो, तो वो छुपाने का प्रयास करेगा डाटा को किसी दूसरे ढंग से दे करके। लिस्ट काउंट नहीं बोलेगा, कुछ अलग बोलेगा, तो आपको पकड़ लेना है। समझ में आ रहा है? और एक चीज ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि जो गैप रहेगा मैक्सिमम उतना ही एरर हो सकता है। लिस्ट काउंट को मैक्सिमम एरर क्यों कहा था, थोड़ा सा लगता है पहले भी बोले थे। एक बार और सुन लीजिएगा। इस रड का इंड 0.4 और 0.5 के बीच में है, ये तो पता चलवे ना करेगा जी। कहां पर है इसमें
0.6 से ज्यादा पर है? अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिंग का रड के इंड का डायलेमा किसके किसके बीच में है? तो 0.4 और 0.5 के बीच में। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम एरर उतना हो सकता है। समझ ना? तुम बोलोगे कितना है इसका वैल्यू, तो तुम देखोगे कि 0.4 से नजदीक में है, तो तुम बोल सकते हो कि 0.4 और 0.45 के बीच में बोल सकते हो। तो हम उसका चर्चा नहीं कर रहे, हम करें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही कि रहेगा, यहां पर कोई आदमी को गलती से यहां दिखेगा, रहेगा यहां पर कोई आदमी को गलती से यहां पर दिखेगा। अब लाइनियों का पार दिख रहा है तब तो फिर क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे काम लायक नहीं। अरे बात समझ में आ रही है? तो दो तीन चीज रटे हुए रहना है ताकि सवाल आए तो अपना सोचना नहीं है, तुरंत बना दीजिए। कभी भी बोलेगा इससे और इसके बीच में है लेंथ, आपको समझ जाना है कि उसको घटाएंगे तो हमको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। और लिस्ट काउंट जो होता है वो मैक्सिमम एरर होता है। मैक्सिमम एरर, हम नहीं बोल रहे कोई एरर होता, मैक्सिमम एरर। और प्रॉब्लम में जी मैक्सिमम एरर बोले चाहे नहीं बोले डील किया जाता है मैक्सिमम एरर को ही सोच कर। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहले तो क्या है कि आपको यह रट जाना है कि जब भी डेसिमल वाला कुछ लोचा रहेगा ना, ऐसे लिख देना, ठीक है? तो लास्ट डिजिट वाला क्या रहेगा? डाउटेड रहेगा, अनसर्टेन है उसमें, अनसर्टेनिटी है उसमें कि गलत है या सही है। आगे वाला में क्या है? आप श्योर है। और इसके पीछे में जो होगा उसको तो लिखा ही नहीं गया है। लिखा नहीं गया है तो मतलब क्या हुआ ये समझना। जहां तक सर्टेन है उसको लिखा जाता है और उससे एक अनसर्टेन वाला को भी लिखा जाता है, उसके बाद लिखने नहीं जाता, क्योंकि अगर उसको लिख देगा तो वो गलती करवा देगा बहुत ज्यादा। अभी सबका एनसीईआरटी में चर्चा भी किए हुए, तो पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर तुमको रिमाइंडर बनाना समझ जाना कि लास्ट डिजिट जो होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है या डाउटेड होता है। और उसके पहले वाला क्या है? सर्टेन। वो समय दे देगा तुमको ये वाला। अब बोले आपको बताओ कि इसमें कितना डिजिट में तुम श्योर हो कि वो सही है, तो इसमें क्या होगा? 4। एक क्या होगा? अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या होता है ना कि जितना सर्टेन है प्लस एक अनसर्टेन वाला, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 5। बोलो यार। तो इसमें 4 में आप सर्टेन है, 1 में आप अनसर्टेन है। ये लग रहा है आपको कि भी सही होगा, इसीलिए आप लिखे भी, लेकिन श्योर नहीं। इसमें आप श्योर। समझ में आ रहा है? बात पहुंच गया होगा। तो सीधे रट जाना है कि लिस्ट काउंट पूछेगा कितना, तो क्या करिएगा ना कि लास्ट वाला डिजिट के जगह पर 1 लिखिएगा, उसके पहले में 0 लगा लीजिएगा। समझ में आ रहा है? Correct in given circuit is this, then find। मान लिया कि पूछ देता मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब इसमें देखता है तो बच्चा पागल हो जाता है। क्या है? क्योंकि उसको परसेंटेज एरर कब मिलता है? जब लिखता है समथिंग प्लस माइनस समथिंग। बात समझ में आया? यहाँ दिया हुआ है प्लस माइनस समथिंग, तो नहीं, तो ये वाला बच्चा जब देखता है नॉर्मल आ जाता है, यानी इस सवाल में कैसा आ गया, तो वो छुपा कर करते हैं। बात समझना क्या बोल रहे हैं? अगर इतना प्लस माइनस समथिंग दे देगा तो वो है एरर, ये ओरिजिनल है। लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको पकड़ लेना है एरर वाले क्वेश्चन में कि 0.01 लिस्ट काउंट है, मतलब वो मैक्सिमम एरर होगा। बात समझ में आया? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो वहीं पर वो गलती करवाएगा। अच्छा बच्चा इसको नहीं बड़ा पता, रीजन क्या है ना, उसको हैबिट किस बात का रहता है? समथिंग प्लस माइनस समथिंग देखने का। अब वहां देख नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो समझ में आ रहा है ना? ये लिखने का मतलब ही है जी कि ये वाला डाउटेड है, माने यही वाला है जो लिस्ट काउंट वाला के बारे में बात करें। तो लिस्ट काउंट में डायरेक्ट क्या बता दीजिएगा कितना हो जाएगा? 0.01 तो हो ही जाएगा। जगह कम इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर में देता तो यही निकालती है। बात समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? एरर बोले तो
5 2.5 जीरो जो लिखो इनटू, इसको कर लीजिएगा यार, यह ना होगा जी, इसको देख लीजिएगा यार, वही हो गया 2/5 इतना परसेंट जो भी होगा 0.4%। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई दिक्कत? हालांकि खैर लाइट को उतना नहीं सोचना है। अगर इसमें भी सिग्निफिकेंट के बारे में सोचा, खैर छोड़ो, अभी तक कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लगना चाहिए दिक्कत। अच्छा, इस चीज को आप समझिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए, नहीं पूछा। आईटी में सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब बे चीजें पर, आप लोगों ने नहीं पूछा तो पूछेगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। अभी छोटा छोटा बता रहे हैं, फिर बाद में न्यूमेरिकल वाला भी करवाएंगे। आपको पहले भी बताए हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट का नंबर आप बढ़ाइएगा तो आप ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट के पास पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये सही रिजल्ट है, तो आप एक बार नापिएगा तो कुछ ज्यादा नापिएगा, 2 बार नापिएगा तो हो सकता है कुछ कम नापिए, तो ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम जितना बार हो, जैसे कि एक ही बार नापोगे तो ज्यादा नाप लिए तो डायरेक्ट वही ना एरर हो गया। लेकिन अगर बहुत बार काउंट करोगे तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे तुम एज एवरेज है जो कि एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचोगे। बोलो यार, तो एक मीनिंग वो था नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाने का कि उससे एरर क्या होता है, घटता है, या परसेंटेज एरर भी घटता है, आप एक्यूरेट रिजल्ट के पास ज्यादा पहुंचते हैं, ठीक है। और एक जो अब बोलने जा रहे हैं इसको थोड़ा फील करिएगा क्योंकि ये आईटी में यही नहीं आया है, इस टाइप का आया तो ये तुरंत फीलिंग हो जाएगा, समझना। तुम्हारे पास स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि तुम पेंडुलम को देख रहे हो, तो जैसे ही वो रुकेगा, इधर गया और इधर से इधर आकर के जैसे रुका तो तुम यहाँ दबाओगे तो टाइम नोट होगा ना, जितना ऑसिलेशन होगा उसका। बोलो यार, अब इसमें होता क्या है कि रुकने वाला होगा लेकिन तुमको लगा कि रुक गया तो दबा दिए, या ऐसा भी हो सकता है कि रुका तो तुम सोचे रुका और दबाया तो इतना देर जो माइंड में ये चला कि नहीं रुक गया अब दबाना है, तो उसमें कुछ ना कुछ होता है ना जी। तो एरर का तो चांस है ही। बोलो यार, अब इस बात को समझना। तो आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसके बाद देंगे। आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा उसको तुम देखिए के बना दोगे, मतलब क्या है ना कि कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, तुम सोचोगे बना दोगे, समझना। मान लो कि टाइम पीरियड 5 सेकंड है पेंडुलम का, कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो अगर एक ऑसिलेशन के बारे में सोचोगे तो गया आया और तुम स्टॉप वॉच दबाए, तो स्टॉप वॉच तुम जो दबाए उसमें इतना का तो एरर अभी भी होने का चांस है 0.1 सेकंड का। तो तुम क्या लिखोगे एक ऑसिलेशन के बाद 5 ± 0.1 सेकंड। बोलो यार, अब बात समझना। अब तुम क्या किए कि 5 बार हो, जो भी एग्जांपल दिए होंगे 6 5 बार हो सकता था, 6 बार तुम करने दिए उसको, तो इधर गया आया तो तुम स्टॉप वॉच नहीं दबाए, फिर गया फिर आया, 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 छठा बार में आया तुम स्टॉप वॉच दबाए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 30 सेकेंड। बोलो, और एरर कितना होने का चांस है स्टॉप वॉच को दबाते वक्त ही ना, इसका मतलब अभी भी इतने का एरर होगा। नहीं समझे? और वही एक बार गया और आया दबा दिए, फिर एक बार गया और आया दबा दिए, फिर एक बार गया और आया दबा दिए, तो हर बार 0.1 का एरर होगा। नहीं समझे? और ऐसे क्या है कि लास्ट में ही ना तुम स्टॉप वॉच दबाओगे तो क्या होगा कि जितना बार भी होगा तो बीच में तो गलती नहीं ना हुआ हमसे जी, लास्ट टाइम में जिस समय दबाया। अगर 100 ऑसिलेशन करेगा
तो स्टार्ट हो चुका है, अब क्या है चल रहा है, तो तुम दबा ही नहीं रहे हो ना इसको, तो एरर हो रहा है उस समय में। जैसे 100वां बार ऐसा नहीं होगा कि करेगा 100 बार तुम 99 बार गिनोगे, इतना अंधा आदमी नहीं होगा। गलती होने का चांस क्या है कि जब हुआ उस समय तुम दबाते हो। तो ये समझना है कि 100 ऑसिलेशन हो, 1000 ऑसिलेशन हो, अगर 100 ऑसिलेशन के बाद दबाओगे या 1000 ऑसिलेशन के बाद दबाओगे तो हर बार एरर होने का चांस 0.1 सेकेंड है, क्योंकि लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.1 सेकेंड। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि 100 ऑसिलेशन के बाद तुम दबाए तो 500 सेकेंड में 0.1 का एरर हुआ, और एक बार के बाद दबाया तो 5 सेकेंड में 0.1 का एरर हो गया। तो एरर ज्यादा किसमें हुआ? इसमें ज्यादा एरर हुआ। ये बात समझ में आया? बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसमें भी 0.1 दिखेगा, इसमें भी 0.1 दिखेगा, लेकिन रिलेटिव एरर का तुम चर्चा करोगे तो क्या होगा कि इसमें ज्यादा ना हो गया कि कम ही टाइम में ज्यादा। 5 रुपया में 1 रुपया भूला जाए, एक हो गया कि 50,000 रुपया में 1 रुपया भूलाया। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोले? तो ये इस बात का सबसे पहले तो प्रूफ है कि माना पेंडुलम वाला क्वेश्चन रहेगा, एक बात बता रहे हैं तो बहुत बार होने दिया ऑसिलेशन, उसके बाद तुम रीडिंग लोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंचाएगा तुमको। एक उधर से भी बताए थे कि हर बार नापोगे तो ज्यादा कम आएगा। कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ओवरऑल बीच में देता है। देखो हम बहुत समझाना नहीं चाह रहे, हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि पेंडुलम वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखना, और ये थ्योरी भी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ता है तो एरर कम होता है। एक तो बताया था कि हर बार मेजरमेंट लोगे तो ज्यादा कम वाला में आएगा। बोलो यार। एक बताएं क्या कि एक ही काम रिपीट होते रहता अपने से, तो जितना ज्यादा ऑसिलेशन को लेकर करके तुम डील करोगे एरर उतना ही कम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वही बताया कि परसेंटेज एरर कितना होगा, तो हर बार तो 0.1 का ही ना डाउट रहा, लेकिन ये 500 में था, ऐसे करके देखोगे तो पता चल रहा होगा किसमें ज्यादा किसमें कम है। इसमें ज्यादा परसेंटेज एरर है, इसमें कम है इसके रिस्पेक्ट में, इससे भी कम इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहां समझिएगा, इसमें अगर टाइम पीरियड भी निकालना रहेगा ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे? ये 100 ऑसिलेशन का कीजिए आप, तो टाइम पीरियड तो आ गया 5 सेकेंड। बोलो यार। तो एरर जो होगा वो भी ना कम हो गया। बोलो यार। 100 ऑसिलेशन में तुमको 0.1 सेकेंड का एरर होगा, तो एक ऑसिलेशन पर कम ना गिरेगा। लेकिन अगर एक ऑसिलेशन 100 बार करते तो ये बात समझ में आ रहा है कि हर बार 0.1 का एरर होने का चांस था। देखो इसमें बहुत माथा नहीं भुकाना है, खाली रट लेना है। ऑसिलेशन जितना ज्यादा बार ऑसिलेशन कर करके तुम रीडिंग लोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, परसेंटेज एरर कम होगा, ठीक है। और थ्योरी भी पूछता है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाने से क्या होता है, परसेंटेज एरर कम होगा। बोलो यार। अच्छा एक रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से हम दिखा सकते हैं करके कि जितना टाइम्स कम होगा ये वाला उतना ही टाइम्स ये कम होगा, और फ्रैक्शन लेता है ना तो ये आ जाता है। आप सीधे रिजल्ट रख ले रहिएगा कि पेंडुलम वाले केस में डेल्टा T/T टाइम पीरियड वाला का फ्रैक्शनल से वो बराबर होता है टोटल टाइम वाले। समझ में आ रहा है? इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि वो डाटा देगा कि 500 ऑसिलेशन करने में इतना टाइम लगा और एरर इतना हुआ, तो 500 ऑसिलेशन कर दिया, अब वो पूछेगा टाइम पीरियड के बारे में, तो ये आपको समझ जाना है कि जो टोटल टाइम वाला फ्रैक्शन आएगा ना वही वाला किसका होता है, टाइम पीरियड वाला में भी होता है। तो अंदर में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पहले एक ऑसिलेशन पर टोटल टाइम को मिलावे, एक ऑसिलेशन पर एरर को मिलावे फिर करे, ये सब नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं बात पहुंचा तो उधर पॉइंट यही है कि तुमको इसको रख ले रहना ऑसिलेशन वाले केस में। समझ आ रहा है कि नहीं कि डेल्टा T/T टोटल टाइम वाला और डेल्टा T/T टाइम पीरियड वाला एक्टिव हो जाता है, तो इसका डाटा देगा तुमको, अब पूछेगा उसी का तो वाह, लेकिन जनरली वैसा नहीं होता है।
डाटा देगा इसका, पूछेगा इसका, तो ये रिलेशन याद रहेगा, तुम इसी से करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि इससे पहले ये लाना पड़ेगा, इससे पहले ये लाना पड़ेगा, तब तुम करोगे, 2 स्टेप एक्स्ट्रा ना हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो इसमें इतना भूखने का जरूरत नहीं है, तो हमको सवाल कहोगे ना बनवाने के लिए, तो इस पूरे को स्किप कर करके भी 90% सवाल बनवा देंगे, लेकिन 10% सवाल में वो अटका सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, जो अभी तक पूछा गया है, और आगे भी वो क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देगा, तो फिर क्या है कि तुम फंस जाओगे। तो लिस्ट काउंट वाले में इतना पढ़ा दिए, टू द पॉइंट क्या ध्यान रखना है, मिनिमम जो गैप है वही लिस्ट काउंट है। बोलो यार। अब जो घूमेगा उसमें भी मिनिमम गैप का लेंथ को तुम नहीं बोलोगे, घूम ना रहा है, खाली नंबरिंग ना है जी। तो इसमें जो मिनिमम जो रहेगा डिवीजन, उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ होने वाला होगा, लेंथ ना है लिस्ट काउंट। बात समझ में आ रहा है ना। और एक चीज क्या जाने कि जैसे ही 2 को मिलाएंगे तो लिस्ट काउंट घट जाता है। यही हमारा एम भी है कि लिस्ट काउंट जितना घटेगा मैक्सिमम एरर उतना ही घटेगा। इसका मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बोलो यार। और कॉम्बिनेशन में बड़ा वाला का माइनस छोटा वाला, ये इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं, माने बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ही दिखाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, माइनस माइनस नहीं होगा कि छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, क्योंकि बच्चा याद कर लेता है मेन स्केल डिवीजन, आगे पढ़ोगे ना जी वर्नियर में, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, वो जरूरी नहीं है, वो जब तक मेन स्केल वाला बड़ा है तब तक वो है। जब वर्नियर स्केल वाला बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन। समझ आ रहा है कि नहीं, लिस्ट काउंट उतना हो जाएगा। बोलो यार। तो इस बात को हम आप तक पहुंचा ही दिए, इसमें भी कुछ बताना नहीं था। अब इसके बाद वर्नियर स्केल पर स्लो में पढ़िएगा ना तो पूरा बात एक बार में आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा एक चीज और खाली बोल देना था, हालांकि पिछले क्लास में हम बोले ही थे। देखो जी होता क्या है, कुछ बुक में या इवन एनसीईआरटी तो पूरा उसको चर्चा कर दिया है कि 3300 मीटर लिखल है, तो कुछ जगह पर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएगा क्योंकि पीछे में यूनिट है, अब कुछ जगह पर सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही हो जाएगा। समझ आ रहा है। एक्चुअली मेन एम ये है कि यूनिट बदलने पर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलना चाहिए, तो उस ढंग से सोचोगे तो कुछ जगह पर 3300 मीटर लिखा है तो वो वाला क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, और कुछ जगह पर क्या है कि अगर यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होना चाहिए, वैसे सोचेगा तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है ना कि उसमें लिखा हुआ है कि इसी सब से बचने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज रहेगा तो उसका एक सिग्निफिकेंट डिजिट ना होना चाहिए, या तो इतना या तो इतना। तो सवाल तो सबसे पहले देख करके नहीं पूछेगा कि 3300 मीटर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये नहीं पूछेगा। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसको देना पड़ेगा कि किस यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट किया गया, तू नहीं पूछेगा। 3300 लिख करके पूछ सकता है, यूनिट लगाएगा तो डायलेमा हो जाएगा। 3300 देगा तब फिक्स हो गया क्या कि तब उसमें 2 ही डिजिट, तो उसमें यूनिट कन्वर्जन का बात नहीं हो रहा होगा। तो उसमें बस ऐसे ही लिखा है कि यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए, यह मस्ट कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करने की जगह पर देखता है कि एक ही चीज का 2-2 सिग्निफिकेंट डिजिट आने लगता है। इसलिए क्या है कि साइंटिस्ट लोग एक नया नोटेशन निकाला, वही साइंटिफिक वाला, कि क्या है कि 3300 मीटर, तो इसको लिखने का झंझटे नहीं आ पा रही। आप लिखिए ही 3.3 × 10⁻³ अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट शो करना है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट शो करना है तो 3.300 समझ आ रहा है कि नहीं, इंटू 10⁻, जो भी लिखिएगा। बोलो यार। तो इससे क्या होगा ना कि आप किसी भी चीज में ले जाइएगा तो जितना सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है रख दीजिए, बाकी 10⁻ वाला में कर दीजिएगा। माने ये एक चर्चा किया गया है एनसीईआरटी में कि आखिर साइंटिफिक नोटेशन को क्यों लाया गया, नहीं
बात कर रहे हैं? यस सर। टूल बुला गया? नो सर। नहीं बुलाया। दिया हुआ है a student uses a simple pendulum 1 meter length to determine g, the acceleration due to gravity. He uses a stopwatch with the least count of 1 second for this and records 40 seconds for 20 oscillations. For this observation, which of the following statement or statements is or are true? ये मोर देन वन चॉइस करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों में तो आएगा एक ही चॉइस करेक्ट, इसमें मोर देन वन चॉइस, उसका टाइम भी रहता है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि यही क्वेश्चन आएगा, हम ये बोल रहे हैं कि इससे उठा करके एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ दे सकता है। तो बोल रहा है कि एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। ओके, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी इज 5%। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछा है, एक पूछा है आपको कि डेल्टा टी में क्या एरर होगा, और एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि जी में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो कोई भी चीज बनाना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक रिजल्ट चूंकि हमको याद है कि डेल्टा टी बाई टी बराबर होता है टोटल टाइम बराबर है, तो उसको डायरेक्ट यूज करिएगा। डेल्टा टी बाई टी ये बराबर हो जाएगा किसके? डेल्टा टी बाई टी के। बोलो जी। तो यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा? तो टोटल टाइम में कितना का एरर होगा? 1 बाई टोटल टाइम 40 सेकेंड इनटू ये इधर जाएगा टाइम पीरियड। तो 20 ऑसिलेशन में 20 ऑसिलेशन में 40 सेकंड लगा, तो एक ऑसिलेशन में 2 सेकंड लगेगा। तो जो एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा वही ना होगा टाइम पीरियड। यहाँ से कितना आ गया? 1/20, यही वाला हो जाएगा, तो 1/20 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डेसिमल में दिया था, 5 से यहाँ कर दीजिए, 5 से यहाँ कर दीजिए, तो 5/100 हो जाएगा। तो बोले तो 0.05 सेकेंड। मैच किया, ये मैच कर लिया, ये वाला नहीं किया। अब जी के बारे में बोल रहा, परसेंटेज के बारे में, तो फॉर्मूला लिखिए। तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2π√L/g। जहां ये कांस्टेंट है, परसेंटेज में क्या होता है, कांस्टेंट को भूल ही जाते हैं। तो ये कांस्टेंट है, एल में भी एरर का बात नहीं किया है, तो एल भी है जो कि कटेगा। अगर एल में भी एरर का बात करता तो एल को रहने देते। तो जिसको निकालना उसको एक तरफ क्या किएगा, तो जी के बारे में बात करा है। इधर से हो जाएगा कितना? t² और जी को इधर करिएगा और t² को उधर करिएगा, तो 1/t² तो जी पर पावर -2 होगा ना। तो परसेंटेज एरर इन जी, अरे जिसमें निकालना उसको एक तरफ फेंकने, बाकी सबको उधर फेंकिएगा। तो ये स्क्वायर होकर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ये तो माइनस वाला भी होगा तो प्लस ही हो जाएगा। 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो कैपिटल यहाँ लिख देते हैं, यही ना होगा जी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू स्मॉल डेल्टा टी बाई टी के। तो स्मॉल डेल्टा टी कितना है? 1, और स्मॉल टी मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? 40 इंटू, तो यहाँ से 20 हो गया, तो यहाँ से आपका 5% आ गया। तो देख लीजिए, यही वाला हो गया, ये वाला नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो दोनों कैलकुलेशन करवाएगा, या तो यही वाला पूछेगा, इसमें भी छोटा करके देगा कि एक पर्सन है जो स्टॉप वॉच का यूज कर रहा है, ये अपना क्वेश्चन को लिख देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसका जो पूछना रहेगा, एरर इन डेल्टा टी पूछ सकता है, या परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ सकता है, कि बन जाएगा। खाली पहले से बताना चाहिए, पेंडुलम वाले सवाल में एरर पूछता है तो वैसे डील करते हैं। बोलो यार। और ये क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपने, लेवल 1 में नहीं पूछेगा। हमारा इंटेंशन क्या है कि आपको खाली मेथड बता दे कि ये कि इसमें कहानी यही बोल रहा है ना कि एक स्टूडेंट है जो कि 3 एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, लिखे आपको ध्यान से क्वेश्चन। एक स्टूडेंट 3 एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो अलग अलग लेंथ ले करके और नंबर ऑफ ऑसिलेशन बदल करके क्या किया है, वो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। तो आपको वही पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन जी पूछ रहा है।
तो आपको क्या करेगा, 3 एक्सपेरिमेंट का नहीं देगा। अगर 1 मिनट का सवाल रहेगा, क्या करेगा कि लेंथ इतना है, 8 ऑसिलेशन में इतना टाइम लगा, तो टाइम पीरियड भी देने का जरूरत नहीं है, तो टाइम पीरियड फालतू का ही दे दिया यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं भी देता था, बच्चा तो ऐसे कैलकुलेटर ना कर लेता जी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 में परसेंटेज एरर इन जी किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, ये सब बात किया है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज एरर इन जी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिएगा एल बाई जी। तो ये कांस्टेंट है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एल में भी एरर है, बोलो जी, और टी में भी एरर होगा, टाइम वाला में भी। ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड में एरर आना जाएगा अगर टोटल टाइम में एरर है तो। और जी के बारे में बात करा तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जिसको निकालना उसको एक तरफ करना, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर एल बाई जी, तो जी को इधर फेंकिएगा तो प्रोपोर्शनल में जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, उसको ऊपर फेंकिएगा तो एल टी पर पावर माइनस 2 होगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन जी जो निकालने आपको बोल रहा है, तो ये होगा परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर प्लस 2 तो होगा, माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अब परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड बराबर होगा किसके, परसेंटेज एरर इन टोटल टाइम के। बोलो यार, तो इसी में डाटा पुट कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो पहला वाला के लिए क्या होगा जी, परसेंटेज एरर इन एल, तो डेल्टा एल बाई 64 इंटू 100 ये वाला, और इसमें क्या होगा परसेंटेज एरर इन टोटल टाइम, था पहले टाइम पीरियड वाला में, लेकिन वही बराबर का टोटल टाइम को रिजल्ट याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इतना का एरर है बाई टोटल टाइम 128 है, तो 0.1 बाई 128 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसके लिए निकालिएगा, इसके लिए निकालिएगा, इसके लिए निकालिएगा, और उसके बाद जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपको इतना नहीं करेगा, आपको एगो डाटा दे देगा, आप पूछ देगा, तो आप क्या करिएगा कि ये लिखिएगा ना जी, आई इसमें पुट कर दीजिएगा। बोलो यार, तो तीनों नहीं पूछेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन को छाटा भी जा सकता था, कैसे छाटा जा सकता था देखिएगा। पहला ऑप्शन में दिया है कि जी में एरर जो होगा पहला वाले एक्सपेरिमेंट में वो 0 होगा, तो गलत हो गया, क्यों, एक में अगर एरर है तो उस पर जो भी डिपेंड करेगा उसमें एरर होना मस्ट है। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर और क्या है, तो बराबर वाला में क्या दिया है, 1 और 2 का बराबर है, तो एक आप ऐसे भी छाट सकते हैं कि टाइम बार सॉरी लेंथ वाला में तो कोई चेंजिंग नहीं है 1 2 में। अरे बोलो यार, सेम लेंथ है, सेम एरर है लेंथ में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस कौन करवा सकता है, तो टाइम वाला करवा सकता है, तो टाइम वाला करवा सकता है, तो टाइम पीरियड भी है जो कि क्या है, दोनों का सेम है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट में 128 सेकंड में इतना का एरर हुआ और इसमें 64 सेकंड में उतना का एरर हो गया, इसका मतलब इसमें ज्यादा परसेंटेज एरर हो रहा है, और एक में ज्यादा का परसेंटेज एरर होगा तो ओवरऑल रिजल्ट में भी उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये तो श्योर आप हो गए कि इस दोनों में इसमें परसेंटेज एरर ज्यादा होगा, नहीं होगा। अब बोल रहा है कि बराबर है, तो इसको आप काट दीजिए। अब ऑप्शन क्या बचा, 2 में मैक्सिमम है, 1 में मिनिमम है, तो इस दोनों में इसका ज्यादा है इसका कम है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको भी ना सोचना पड़ेगा, तो इसको फिर चेक करना पड़ेगा। बोलो जी, यस सर। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाएगा कि एरर निकाल लीजिए, ठीक है, तो कर लिया जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा यार, बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है आपको। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों कटिए ना गया, तो 1 मिनिमम है या 2 मैक्सिमम है, अगर इधर का बात होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे करिए, इसका एरर निकाल लीजिए, इसका एरर निकाल लीजिए। अगर इस दोनों में इसका ज्यादा आएगा
ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बोलो यार। और इस दोनों में अगर इसमें ज्यादा एरर होगा तब तो ये वाला सही हो जाएगा, तो वो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे कम, सॉरी इससे ये कम है तो पता चलना चुका है एरर। ठीक है, हमको ये बताना भी नहीं लेवल 1 में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। लेवल 1 में खुद ही बहुत बच के चलते हैं। ये बस दे दीजिए कि जानोगे तुरंत बन जाएगा और आपसे एक डाटा उठा करके बिल्कुल आराम से पूछ सकता है। आप लोगों में ज्यादा चांस किसके पूछने का है? किसके? एक क्यों वेरिएबल करेगा ताकि दूसरा में निकाल समझ आ रहा है।